तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद योगेश में। इससे पहले भारत के भूगोल से संबंधित 2 वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। तीसरी जो वीडियो दी थी उसमें मैंने भारत के नदी तंत्र के बारे में आपको पढ़ाया था, जिसमें कि हमने उत्तर भारत के नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में, जो कि इसका दूसरा भाग है, यानी कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। इस प्रायद्वीपीय नदी तंत्र या भारत का जो अपवाह तंत्र है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, इससे प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो है काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले के जो आपके पेपर हैं उनमें भी आप देख सकते हैं। और इसमें हम मेन उन नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो मुख्यतया आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैसे तो बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन मुख्यतः हम उन नदियों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और वो नदियां कहाँ से निकलती हैं, कहाँ को जाती हैं, कौन सा उनका रास्ता है, तो इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस नदी तंत्र को समझने के लिए, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को समझने के लिए आप जो है सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत का मानचित्र बनाएंगे, केवल प्रायद्वीपीय भारत का। ये जो है प्रायद्वीपीय भारत है। यहां पर आपका अरब सागर है, अरब सागर। यहां पर आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अगर आप देखते हैं तो अरब सागर है भारत के। और इसी अरब सागर का एक भाग है यहां पर गुजरात के पास, जिसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। इतना आप देख लीजिए, खंभात की खाड़ी यहां पर है। अब इस प्रायद्वीपीय जो नदी तंत्र है, इस नदी तंत्र को समझने के लिए हम इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। 2 भागों का मतलब यह है कि जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, यानी कि अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं वो दक्षिण भारत से की जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। मतलब जो नदियां अरब सागर में बहती हैं या गिरती हैं, उन नदियों को हम बोलेंगे कि दक्षिण भारत की वो नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं, पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। और दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, ये वो हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं, पूर्व की ओर, यानी कि पूर्व की ओर बहेंगी और जो है पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। तो इनको पढ़ने के लिए अब हम पहले इसमें पढ़ते हैं जो है आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। तो इसका हम यहां से अध्ययन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंतर्गत जो नदियां हमारी यहां से आने के बाद आपका अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, उन नदियों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने परसों एक दिन बता रखा था कि यहाँ भारत के उत्तर पश्चिम में एक पर्वत श्रेणी है इस तरीके से। इस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से, विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से है अरावली पर्वत श्रेणी। जिस दिन मैंने आपको भारत के भूगोल के बारे में पढ़ा रखा था, उस दिन ये चीज मैंने आपको समझा रखी थी। इस अरावली पर्वत श्रेणी में राजस्थान में, यहां पर राजस्थान के पास, ये राजस्थान है, इस राजस्थान के पास से एक नदी का उद्गम होता है जिसको कहा जाता है लूनी नदी। सबसे पहले आप लूनी नदी के बारे में पढ़ेंगे। ये लूनी नदी यहां से शुरू होती है, राजस्थान राज्य में बहकर आगे बढ़ती हुई गुजरात में प्रवेश करती है। और गुजरात में प्रवेश करने के बाद ये नदी यहां पर गायब हो जाती है। गुजरात में ही ये नदी क्या हो जाती है, गायब, यानी कि ये समुद्र में नहीं पहुंच पाती है। ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है, जो मुख्य नदी, जो कि आधे रास्ते में जो है गायब हो जाती है, जो कि लूनी नदी के नाम से जानी जाती है। तो ऐसी नदी जो अपने रास्ते में समुद्र से में गिरने से पहले ही धरातल पे गायब हो जाती है, तो उस नदी को कहा जाता है अंतःस्थलीय नदी। यहां पर मैं लिख रहा हूं अंतःस्थलीय नदी, यानी कि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के पश्चिम दिशा में या राजस्थान के पास बहने वाली कौन सी ऐसी नदी है जो कि अंतःस्थलीय नदी है। अंतःस्थलीय का मतलब है ऐसी नदी जो समुद्र में या किसी खाड़ी में अपना जल न गिराकर रास्ते में ही जो है कहीं गायब हो जाती है, उसको अंतःस्थलीय, भूमिगत हो जाती है, उसको अंतःस्थलीय नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जब आप इस लूनी नदी के दक्षिण की ओर आते हैं तो यहीं राजस्थान में एक जगह है उदयपुर, अरावली पर्वत श्रेणी में, यही उदयपुर जो जिला है,
इसके पास से एक दूसरी नदी का उद्गम होता है जिसको कहा जाता है साबरमती। ये नदी है साबरमती, ये दूसरी नदी है। ये जो साबरमती नदी है, लूनी नदी से जब आप नीचे की ओर आएंगे तो यहां से साबरमती का उद्गम होता है और ये साबरमती नदी जो है राजस्थान के बाद ये आती है आपकी गुजरात, और गुजरात में आने के बाद ये अपना पानी गिरा देती है खंबात की खाड़ी में, यानी कि अरब सागर में। खंबात की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। यानी कि जब साबरमती के बारे में आप पढ़ेंगे तो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी में उदयपुर जिले के पास से ये नदी उत्पन्न होती है और आगे बढ़ते हुए जो है यहाँ से राजस्थान राज्य के बाद गुजरात में प्रवेश करने के बाद खंबात की खाड़ी में अपने जल को या अपने पानी को गिरा देती है, जो है साबरमती नदी है। इसके बाद जब हम नीचे की ओर आते हैं, इससे नीचे आते हैं तो मध्य प्रदेश, यहां पर लगभग आपका एमपी पड़ता है, मध्य प्रदेश। इस एमपी में यहां पर से एक नदी का उद्गम होता है, फिर एक जो है दूसरी नदी का उद्गम होता है। ये नदी जो निकलती है मध्य प्रदेश में, माही नदी जो निकलती है, ये यहां से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं माही। ये माही नदी जो है यहां से निकलने के बाद मध्य प्रदेश से, एमपी से, यहां से निकलने के बाद ये यहां राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में आने के बाद यहां से नीचे गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में प्रवेश करने के बाद अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। यानी कि जो माही नदी है, ये माही नदी भी जो है अरब सागर में अपना जल गिरा देती है खंबात की खाड़ी के पास में। और इस माही का जो उद्गम है वो है मुल्ताई की पहाड़ियां। मुल्ताई पहाड़ियों से निकलती है और ये जो मुल्ताई पहाड़ियां हैं ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए इससे आपके कई सारे फैक्ट क्लियर हो रहे हैं। जैसे मुल्ताई की पहाड़ियां कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में यहां मुल्ताई की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? आपका माही नदी निकलती है। साबरमती नदी कहां से निकलती है या कहां बहती है? गुजरात में बहती है, राजस्थान में बहती है। कहां से निकलती है? राजस्थान के उदयपुर जिले से निकलती है। कहां गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो जो नदी तंत्र है, अपवाह तंत्र है, उससे इसी तरीके के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अब माही नदी के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, यानी कि आप यहाँ पर लूनी नदी आपने पढ़ दी, साबरमती पढ़ दी। इसके बाद एमपी से निकलने वाली जो माही नदी है उस नदी के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जब हम इससे नीचे आते हैं, इससे नीचे की ओर आते हैं, तो यहां पर एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इस तरीके से मैंने परसों आपको बता रखा था, यह है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नीचे इधर है आपकी सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी। ये सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी है। इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी के मध्य भाग में यहां पर महाराष्ट्र से ही हम बात मध्य प्रदेश से ही एमपी, इस एमपी में एक पठार है जिसको कहा जाता है अमरकंटक का पठार। अमरकंटक का पठार, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा अमरकंटक का पठार कहाँ है, तो ये आ गया मध्य प्रदेश में। इस अमरकंटक के पठार से एक नदी उत्पन्न होती है जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है, या अरब सागर में जल गिराने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी को कहा जाता है नर्मदा नदी। ये इस तरीके से निकलती है नर्मदा नदी और अपना जल गिरा देती है अरब सागर में। ये कौन सी नदी है? नर्मदा। ये जो नर्मदा नदी है अमरकंटक के पठार से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई जो है, आगे की ओर जो पश्चिम की ओर बहती है मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में। मध्य प्रदेश यहां से निकली और ये गुजरात राज्य है। इस गुजरात राज्य में बहते हुए, गुजरात और मध्य प्रदेश में आप करेंगे, गुजरात और मध्य प्रदेश में बहते हुए आपका अरब सागर में अपना जल गिरा देती है नर्मदा नदी। इस नर्मदा नदी ये जो है पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है, यानी कि जो अरब सागर में अपना जल गिराती है, वो मुख्य रूप से एक नदी है। इस नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें हिरण और बारना, कहीं पर इसको लिख देते हैं। इसमें मुख्य जो इसकी सहायक नदियां हैं, नर्मदा की सहायक नदी यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, नर्मदा, इसकी सहायक नदियां हैं हिरण और बारना। ये इसकी सहायक नदियां हैं नर्मदा की। कभी प्रश्न पूछ देता है कि नर्मदा की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो हिरण और बारना इसकी सहायक नदी हैं जो अपना जल नर्मदा में मिलाकर अरब सागर में गिरा देती हैं। इसी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में दो मुख्य जो है, अगर नर्मदा नदी की बात करते हैं तो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में ही दो आपके जलप्रपात, यानी कि वाटरफॉल जिसको कहते हैं, दो मुख्य जलप्रपात बने हुए हैं। एक है दुग्धधारा जलप्रपात और दूसरा है आपका धुआंधार
एक दुग्धधारा जलप्रपात है, दूसरा धुआंधार जलप्रपात है। ये दोनों के दोनों जो जलप्रपात हैं ये इसी नर्मदा नदी पर बने हुए हैं, जो कि दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है या दुग्धधारा जलप्रपात कहाँ है, तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ मुख्य मध्य प्रदेश में है, जिसको वाटरफॉल बोलते हैं इंग्लिश में जलप्रपात को। जलप्रपात क्या होता है? जब पानी किसी हाइट से सीधे नीचे की ओर खड़ा गिरता है उसको जलप्रपात कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जनरली जो झरने टाइप के होते हैं आपके पहाड़ी क्षेत्रों में भी अगर देखें, जिसको हम झरना कहते हैं, वही जो है जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद ये सतपुड़ा रेंज है, मैंने आपको बता रखी है। ये ऊपर विंध्याचल पर्वत श्रेणी थी, ये यहाँ पर जो है सतपुड़ा है। इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के नीचे महाराष्ट्र में एक पर्वत श्रेणी ऐसे करके है जिसको बोला जाता है अजंता की पर्वत श्रेणी, अजंता। इस मध्य प्रदेश में ही, यहां से मध्य प्रदेश में ही इस वाले एरिया में नर्मदा के समानांतर एक नदी निकलती है जिसको बोला जाता है तापी या ताप्ती। इसको तापी भी बोला जाता है, इसको ताप्ती भी बोला जाता है। ये ताप्ती नदी यहां से निकलती है और यहां से नर्मदा के समानांतर बहते हुए ये सतपुड़ा और अजंता के बीच में प्रवेश करती है और आगे जाकर जो है यहां अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। यानी कि जो ताप्ती नदी है या तापी नदी है, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र और यहां से थोड़ा सा इसको जो है ऊपर, थोड़ा सा ऊपर है, मान लो गुजरात वाले पोर्शन में, गुजरात में भी ये बहती है, इस पोर्शन में जाते हुए अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। यानी कि तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। यहां से जो है अजंता और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच बहते हुए गुजरात में प्रवेश कर अपना जल जो है अरब सागर में ये गिरा देती है। तो ये मुख्य नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, अरब सागर में अपना जल गिरा देती हैं। ये मुख्य नदियां यहां पर हैं। अब इसमें आपने लगभग ये चीजें सारी की सारी देख ली हैं कि कौन कौन सी नदी है, किस किस राज्य में बहती है। जहां तक मैं समझता हूं आपके समझ में ये आ गया होगा। मुल्ताई की पहाड़ियां कहाँ हैं, अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ है, नर्मदा नदी कहाँ को बहती है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा तापी नदी है, तापी नदी भी पश्चिम की ओर बहती है। लूनी है जो कि आधे रास्ते में गायब हो जाती है, साबरमती है। ये सब के सब नदियां जो है प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। अब इसके बाद हम जो है आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जो है एक थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको एक और बताना है। ये जो गोवा राज्य है, इस गोवा राज्य से एक नदी निकलती है यहाँ पर, मांडवी। और ये जो मांडवी नदी है ये भी अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में। तो ये अरब सागर में गिरने वाली आपकी प्रमुख नदियां थी कि कौन कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अगर हम उत्तर भारत की नदियों की बात करते हैं तो उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो मैं पहले पढ़ा चुका हूं। उसमें अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो केवल कौन सी हैं? सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं, जिसमें पंचनद शामिल है। ठीक है। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, उसके अंतर्गत हम इनको सम्मिलित करते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि दक्षिण भारत की वो नदियां जो पूर्व की ओर बहती हैं और पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। इसको आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम फिर एक बार भारत का मानचित्र, दक्षिण भारत का जो है मानचित्र यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, उसको बनाएंगे ताकि हम इन नदियों के ओरिजिन और किस ओर ये बहती हैं, कैसे बहती हैं, इसको समझ सकें। तो इसके लिए फिर थोड़ा सा केवल हम उत्तर भारत और ये जब हम दक्षिण भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो केवल दक्षिण भारत के बारे में मानचित्र को हम यहाँ पर बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका दक्षिण भारत वाला पोर्शन हो गया। अब इस यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी। इसमें आप लिख सकते हैं कि पूर्व की ओर या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इसमें कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं हमारे प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण भारत की, ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, उसको भी आप एक क्रम से देखने की कोशिश करेंगे। अगर मानचित्र की सहायता से आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान है। अगर रटने की कोशिश करेंगे तो रटने में बहुत डिफिकल्टी होती है, हम ही भूल जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कैसा है। मानचित्र एक बार अगर आपके दिमाग में बैठ गया, अच्छे से आपने चीज़ों को समझने का अगर प्रयास किया तो आप उन चीज़ों को कभी नहीं भूल सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपका आता है, अगर हम सबसे उत्तर में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक जगह है झारखंड।
झारखंड आपने पढ़ा होगा, मैं इसमें एकदम मानचित्र नहीं बना रहा हूं, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि किस तरीके से। इस झारखंड में परसों मैंने आपको बता रखा था छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार। इस छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है जिसको कहा जाता है दामोदर नदी। आपने पढ़ा होगा दामोदर नदी। ये नदी झारखंड राज्य से निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, और आगे जाकर यहाँ पश्चिम बंगाल में एक राज्य गंगा की एक शाखा आती है हुगली, इस हुगली नदी से मिल जाती है। और हुगली नदी से मिलने के बाद आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। इस दामोदर नदी पर ही जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना बनी हुई है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। और इस दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक, क्योंकि ये नदी वहां पर काफी तबाही लाती है, जिस कारण से इसको बंगाल का शोक कहते हैं। और ये दामोदर नदी जो है हुगली नदी में मिलकर आगे जो है बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। अब जब आप इस दामोदर नदी के थोड़ा सा नीचे की दक्षिण की ओर आएंगे, यानी कि नीचे की ओर आएंगे, तो यहाँ पर जो है झारखंड में एक दूसरी नदी निकलती है जिसको कहा जाता है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा। ये नदी भी इसी के दक्षिण में, यहां से इसका ओरिजिन होता है छोटा नागपुर क्षेत्र से, और आगे बढ़ते हुए ये नदी भी इसी तरीके से आगे जाती है और आगे जाकर अपना जल गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में। ये जो स्वर्ण रेखा नदी है ये भी आगे बढ़ते हुए आगे जाती है, और झारखंड और उड़ीसा किस किस राज्य में, झारखंड से तो इसका उद्गम है ही, झारखंड और उड़ीसा राज्य में बहते हुए, ये उड़ीसा जो आपका राज्य है, इस उड़ीसा राज्य में बहते हुए अपने जल को, अपने पानी को गिरा देती है बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद इससे जब आप नीचे आएंगे, स्वर्ण रेखा नदी से थोड़ा सा आप नीचे की ओर आएंगे, तो इसी क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसको कहा जाता है ब्राह्मणी। एक नदी यहां पर निकलती है ब्राह्मणी। ये जो तीसरी नदी है ब्राह्मणी नदी है, इस ब्राह्मणी नदी का उद्गम भी कहां से होता है, झारखंड से ही होता है। यहाँ पर झारखंड से ही ब्राह्मणी नदी निकलती है छोटा नागपुर क्षेत्र से। इसके बाद ये आगे जाती है ऐसे करके बहते हुए झारखंड और उड़ीसा राज्य में बहते हुए अपने पानी को ये भी कहां गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में। ये छोटी छोटी नदियां हैं, दामोदर नदी होगी, स्वर्ण रेखा होगी, ब्राह्मणी होगी, ये झारखंड से निकलती हैं तीनों की तीनों, उड़ीसा राज्य में बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपने पानी को गिरा देती हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं पूर्व की ओर बहते हुए। इसके बाद हमारा जो आता है, अब आती है मुख्य नदियां जो हमारी दक्षिण भारत की हैं, जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके जब हम नीचे की ओर आएंगे, यहां से जो है नीचे आएंगे, तो यहां पर सबसे पहले अब हम लिखेंगे छत्तीसगढ़। आपने यहां पर छत्तीसगढ़ एक जगह है, इस छत्तीसगढ़ में यहां पर ये छत्तीसगढ़ राज्य जहां पर आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में जो है एक स्थान है सिहावा। यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य में सिहावा कहां है, ये छत्तीसगढ़ में। इस छत्तीसगढ़ में सिहावा के पास से एक नदी का उद्गम होता है जिसको कहा जाता है महानदी। आपने महानदी के बारे में सुना होगा। यह महानदी आगे बढ़ती है, उड़ीसा राज्य में प्रवेश करती है, उड़ीसा में प्रवेश करने के बाद आगे बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। यानी कि जो महानदी है, इस महानदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ में सिहावा के पास है, बंगाल की खाड़ी में जो है अपना पानी को गिरा देती है, और यहां पर यानी कि महानदी पर ही आपको मालूम है उड़ीसा राज्य में एक बांध बना हुआ है जिसको कहा जाता है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, ये जो हीराकुंड बांध है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध अगर कौन सा है भारत का, आज भी अगर प्रश्न आता है तो वो कौन सा है, हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा राज्य में बना हुआ है और महानदी पर बना हुआ ये मुख्य बांध है। अब इसके बाद आप थोड़ा सा इससे महानदी जो आपने मुख्य रूप से पढ़ ली है कि महानदी का उद्गम कहाँ से होता है और किन किन राज्यों में होकर महानदी बहती है, यानी कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा मुख्य है, ये अपने जल को कहाँ पर गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में। और यहां पर कटक के पास, यहां पर एक जगह है कटक, इस कटक के पास ही अपना डेल्टा बनाती है। एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो अधिकांश नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा किसे कहते हैं, कोई नदी जब ऐसे बहती है, जब ये दो या दो से अधिक भागों में बंट जाती है तो इनके बीच का जो त्रिभुजाकार भाग होता है इसको डेल्टा बोलते हैं।
कोई भी नदी है जो आगे जाकर चाहे 2, 3, 4, 5 ऐसे अंगुलियों के रूप में अलग अलग भागों में बढ़ जाए, तो इनके ये 2 या 2 से अधिक भी बढ़ सकती है। तो ये जो त्रिभुजाकार भाग होते हैं, इन त्रिभुजाकार भागों को डेल्टा कहते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। लेकिन जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, वो नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। वो क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एस्चुअरी। एस्चुअरी बनाने वाली या ज्वार नदमुख वाली नदियां जो हैं, वो ज्यादातर कौन सी हैं? जो पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में अपने जल को गिरा देती हैं। लेकिन अधिकांश नदियां, जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, अपने पानी को वहां पर गिराती हैं, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करती हैं? डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों बनाती हैं और अरब सागर में क्यों नहीं बनाती हैं, इसको फिर किसी टॉपिक में समझेंगे। ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अब इसके बाद हम नीचे आते हैं, महानदी से थोड़ा सा नीचे यानी कि दक्षिण की ओर जब हम आते हैं, तो यहां पर जो है अब एक नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र में। यहां पर महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र में एक नदी का उद्गम होता है यहां पर त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ये एक जगह है यहां पर त्र्यंबकेश्वर, और कई किताबों में आपको देखने को मिलेगा त्र्यंबक गांव भी इसको कहा गया है या त्र्यंबकेश्वर कहा गया है। यहां से जो है एक नदी है, वहां से त्र्यंबकेश्वर के पास से नदी का उद्गम होता है जिसे कहा जाता है आपका गोदावरी। ये जो नदी है, ये नदी है आपकी गोदावरी, जो कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के पास से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर नामक गांव है या त्र्यंबकेश्वर इसको कह सकते हैं, वहां से इस नदी का उद्गम होता है गोदावरी का। और ये जो नदी है, ये महाराष्ट्र के पास यहां पर तेलंगाना और यहां से आगे बढ़ने के बाद आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ये जो गोदावरी नदी है, ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो है आपका कौन सी? गोदावरी। ये एक फैक्ट है। और इस गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। यद्यपि कई सारी किताबों में या जो है भारत सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें कई जगह पर कावेरी को जो है दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा कहा गया है, लेकिन वास्तविक रूप में दक्षिण की गंगा जो है इसी गोदावरी को कहा जाता है। क्योंकि ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका अपवाह क्षेत्र जो है गंगा, जैसे उत्तर भारत में गंगा का अपवाह क्षेत्र है, उसी तरीके से इसका अपवाह क्षेत्र वहां पर बहुत ज्यादा है, सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। अब ये जो गोदावरी नदी है जब आगे बढ़ती है तो इसमें ऊपर से, यहां से जब ऊपर से आप देखेंगे तो यहां से एक नदी आकर मिलती है पेन गंगा। ये पेन गंगा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है पेन गंगा, इसको पेन गंगा कहते हैं। इसके बाद आगे जाओगे आप, आगे जाकर इसमें एक नदी और मिलती है इंद्रावती। ये इंद्रावती भी जो है इसकी सहायक नदियों में से एक है। लेकिन सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी अगर कहा जाता है तो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है आपकी पेन गंगा। इसके अलावा जो गोदावरी की सहायक नदियां हैं उसमें हो गया आपका इंद्रावती, पेन गंगा आपको बता दिया, प्राणहिता एक नदी और है प्राणहिता, और ये जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, यानी कि इंद्रावती हो गया और यहां पर पेन गंगा हो गया और जो है प्राणहिता हो गया। इसके अलावा एक मुख्य नदी है मंजरा। ये जो है आपकी इस गोदावरी नदी की प्रमुख नदी, जो सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों को मैंने कल आपको, इससे पहले वाली वीडियोस में आपको बता रखा था कि जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उसको सहायक नदी कहती हैं। ये इसके जो है सहायक नदियां हैं और ये भी जो है अपना जल कहाँ गिरा देती है? बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर डेल्टा बनाते हुए, क्योंकि अधिकांश नदियां जो है यहाँ अपना डेल्टा बनाती हैं। अब इस गोदावरी के बाद जब आप नीचे की ओर आते हैं, थोड़ा सा नीचे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है एक नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र में ही। इसी महाराष्ट्र वाले पोर्शन में एक नदी का उद्गम यहाँ पर होता है, महाराष्ट्र वाले भाग में ऐसे करके एक नदी यहाँ पर जो है, इस नदी का यहाँ पर एक उद्गम होगा। वो नदी है आपकी कृष्णा। महाराष्ट्र में ही एक जगह है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ पर है? ये सह्याद्री की पहाड़ियां, मैंने आपको परसों इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा रखी थी, सह्याद्री कहते हैं करके, पश्चिमी घाट जो है ये महाराष्ट्र में। यहां पर से एक नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर के पास से, जिसे कहा जाता है कृष्णा। ये कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है, जो कि महाराष्ट्र में इसका उद्गम यहां पर हो रहा है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास से, सह्याद्री से इसका उद्गम होता है। और उसके बाद जो ये कृष्णा नदी है
महाराष्ट्र में बहती है। इसके अलावा ये कर्नाटक, तेलंगाना, यहाँ से आगे जाएगी कर्नाटक में बहेगी, इसके बाद तेलंगाना में बहती है और आगे बढ़कर जो है आंध्र प्रदेश में जाकर नीचे अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। यानी कि कृष्णा नदी सबसे पहले महाराष्ट्र में पैदा होगी, यहाँ के बाद ये कर्नाटक में चलेगी, कर्नाटका से आगे चलेगी, इसके बाद ये तेलंगाना में गई, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में गई और अंत में अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। अगर इस कृष्णा नदी की हम सहायक नदियों की बात करते हैं तो जो है कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, ये इसकी मुख्य सहायक नदी है। घाटप्रभा, मालप्रभा, ये इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। जब ये नदी कर्नाटक में प्रवेश करती है कृष्णा नदी, तो इसमें एक नदी यहां से आकर मिलती है कर्नाटक में जिसको कहा जाता है घाटप्रभा। इसके बाद एक नदी यहां पर और आकर मिलती है जिसको बोला जाता है मालप्रभा, और इससे आगे फिर ये नदी जो है आगे बढ़ती जाती है और यहाँ पर तेलंगाना के पास जो है, जो तेलंगाना वाला एरिया है, इस तेलंगाना के पास इसमें जो है एक नदी आकर मिलती है जिसको बोला जाता है तुंगभद्रा। ये नीचे से तेलंगाना के पास नदी आकर मिलती है, जो इसकी सहायक नदी है ये है तुंगभद्रा। और उसके बाद ये तुंगभद्रा मिलने के बाद ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा में बहते हुए आगे जाके जो है आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और जो है ये तेलंगाना की सीमा है यहाँ पर बहते हुए आगे प्रवेश करती है और आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो गोदावरी नदी तंत्र के बारे में आप समझ गए, कृष्णा नदी तंत्र के बारे में भी आप समझ गए होंगे कि यहाँ की जो है मुख्य नदियां हैं। अब इस कृष्णा के बाद जो है जो दूसरी नदी आती है नीचे, वो एक नदी यहाँ पर है पेन्नार। कौन सी नदी है? पेन्नार। यहां पर कर्नाटका में पेन्नार एक नदी उत्पन्न होती है कर्नाटक में। यहां से ये नदी आगे बढ़ती है, केवल कर्नाटक राज्य में आगे बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। इसको पेन्नार नदी कहते हैं। पेन्नार यहां पर ये कर्नाटक से उत्पन्न होती है और आगे जाकर अपने जल को जो है बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है इस तरीके से। इसके बाद जब आप इसके दक्षिण में आएंगे तो एक नदी का और उद्गम होता है जिसको बोला जाता है कावेरी। कौन सी नदी? कावेरी। इसके दक्षिण में, यानी कि जो पेन्नार है उसके बाद उसके दक्षिण में जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है। और ये जो कावेरी नदी है इसका उद्गम स्थल अगर हम देखते हैं तो यहां पर कर्नाटका में, कर्नाटक वाला जो एरिया है, इस कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी, इस ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां यहां पर हैं। कहां पर? कर्नाटक में। एक क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं, तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से उत्पन्न होती हैं और आगे बढ़ते हुए कर्नाटक के बाद ये तमिलनाडु में प्रवेश करती है और तमिलनाडु में प्रवेश करने के बाद आगे जाकर अपने जल को गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में। यानी कि कर्नाटक में प्रवेश करती है, कर्नाटक से आगे तमिलनाडु जाती है और अपने जल को जो है कहाँ गिरा देती है? बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। अगर हम इस कावेरी नदी की बात करें तो इसकी जो प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो हैं एक भवानी और अमरावती। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? भवानी होगी, अमरावती होगी। ये किसकी? कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक नदी और है इसकी कबीना, ये भी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यानी कि ये नदी अपना जल कहाँ गिरा देती हैं? आपका बंगाल की खाड़ी में। और इसी कावेरी नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसको बोलते हैं शिव समुद्रम। जो शिव समुद्रम आपका परियोजना है वो इसी नदी पर बनी हुई है। किस नदी पर? शिव समुद्रम, सॉरी परियोजना नहीं, जलप्रपात। जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो इसी वाटरफॉल जो है वो इसी नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? आपका कावेरी नदी पर। तो ये जो आपका मुख्यतया जो ये नदियां थी, ये थी आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। अब इसमें आप एक बार थोड़ा सा इसका हल्के से रिवीजन कर लीजिए। यानी कि आपका जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली मुख्य नदियां हैं कौन कौन सी हैं, उसमें आपका दामोदर नदी आ गई जो कि झारखंड से निकलती है, आगे जाकर हुगली में मिलती है, पश्चिम बंगाल में अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। इसके बाद स्वर्ण रेखा नदी है, झारखंड से निकलती है, आगे बढ़ते हुए आपका उड़ीसा राज्य में बहती है और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। इसके बाद उससे नीचे जब आते ब्राह्मणी आती है जो कि झारखंड से निकलती है, आगे बढ़ते हुए उड़ीसा राज्य में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। फिर हम देखते हैं महानदी को
महानदी जो है छत्तीसगढ़ राज्य है वहां पर सिहावा से निकलती है, आगे बढ़ते हुए उड़ीसा राज्य में प्रवेश करती है और कटक के पास डेल्टा बनाकर अपने जल को गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में। इसी महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध बना हुआ है जिसको कहा जाता है हीराकुंड बांध। इसके बाद जब नीचे आते हैं तो गोदावरी है। गोदावरी महाराष्ट्र में जो है त्र्यंबकेश्वर नामक ग्राम से निकलती है, क्षेत्र से निकलती है, जिसको त्र्यंबक भी कहा गया है कहीं पर। इसके बाद आगे बढ़ती है, इसमें पेनगंगा हो गया, इंद्रावती होगी, ये इसकी जो कुछ सहायक नदियां हैं वो आगे जाकर मिलती हैं तेलंगाना राज्य और यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश में बहती हुई जो अपना डेल्टा का निर्माण करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है क्योंकि सबसे बड़ी है। इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं क्योंकि इसका अपवाद क्षेत्र सबसे ज्यादा है। इसके अपवाद क्षेत्र मतलब जितने एरिया को कवर करती है। इसके बाद नीचे आपका आता है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास सह्याद्री से निकलती है। आगे बढ़ते हुए इसमें घाट प्रभा और माल प्रभा ये कर्नाटक में दो नदियां मिलती हैं। इसके बाद तुंगभद्रा नदी मिलती है, इसमें तमिलनाडु की सीमा पर, फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर बहकर आगे जाकर अपना जल गिरा देती है। इसके बाद आता है कर्नाटक में पेन्नार एक नदी है, ये नदी निकलती है और अपने जल को जो है बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। फिर हम अगर कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक में निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से और आगे जाकर इसकी जो सहायक नदियां भवानी, अमरावती, कबीना ये नदियां इसमें मिलती हैं और तमिलनाडु राज्य में होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती हैं और इसी पर जो है शिव समुद्रम जलप्रपात बना है। अब मुझे लगता है कि जहां तक मेरा अपना अनुमान है आपके जो वनडे एग्जाम के लिए हैं मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं, किस तरीके से हैं, किस क्षेत्र में हैं, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। 2-4 बार अगर आप इसको रिवाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, मैप से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वन लाइनर क्वेश्चन आपके आसानी से निकल जाते हैं क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन को रट के बनाना ज्यादा टफ है। आप पूछोगे ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ है, अगर इसको चित्र से एक बार समझ लोगे, मानचित्र की सहायता से एक बार समझ लोगे तो डेफिनेट है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब इसके बाद जो है अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।